बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर आरोप लगाया है कि बंगाल में 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। जो आरोप लगाया उसमें यह भी कहा कि इसमें बहुत सारे घुसपैठियों का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब तक ये 75 साल पुराना कानून नहीं बदलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तब तक फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, फर्जी वोटिंग नहीं रुकेगी, फर्जी वोटर आईडी बनना भी नहीं रुकेगा। फर्जी वोटर आईडी सीधे सीधे नहीं बनती है, उसके पहले फर्जी आधार बनता है, फर्जी राशन कार्ड बनता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। जब 3-4 कागज बन जाते हैं उसके बाद फर्जी वोटर आईडी बनती है। अब ये बन क्यों रही है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं। ये भारतीय न्याय संहिता नई आई है, इसमें भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। आप कुछ भी फर्जी बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी बनवा लो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, न बनाने वाले को कोई सजा है, न बनवाने वाले को कोई सजा है। ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950-51 वाला, इसमें भी न फर्जी वोटर आईडी बनवाना गंभीर अपराध है, न फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध है। तो सबसे पहले तो इस कानून को बदलना पड़ेगा जो 75 साल पुराना है। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी हमारे देश में हर चुनाव के पहले नई वोटर लिस्ट बनती है। इस कानून के हिसाब से पार्षद का चुनाव होगा, नई वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा, नई वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा के चुनाव में फिर वोटर लिस्ट बनेगी, लोकसभा में फिर बनेगी। क्यों भैया, क्यों सबकी अलग अलग बनना? वन नेशन वन वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी वोटर लिस्ट बनवाने के लिए तहसील का क्या काम है? हर गांव मोहल्ले के आसपास पोस्ट ऑफिस होता है। जो पोस्टमैन होता है उस एरिया के लोगों को जानता भी पहचानता भी है। अगर उसको कोई डाउट हो पोस्टमैन को जाके पूछ भी सकता है कि भाई आदमी यहां रहता है कि नहीं रहता। हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर क्यों नहीं डिक्लेयर कर दे रहे हैं? पोस्ट ऑफिस को अगर नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दें और फर्जी वोटर आईडी बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, तो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस में जो भी इंप्लाई है वो वोटर आईडी बनाने के पहले जाएगा, उस मोहल्ले में घूम के पता करके आएगा। जो पोस्टमैन होते हैं वो चिट्ठी बांटने जाते हैं, उनको पता है कि किस गली में कौन रहता है, किस घर में कौन रहता है, लगभग मोटा मोटा पता है। और नहीं भी पता होता तो पूछ आते, तभी तो चिट्ठी बांटते हैं। अगर हम उन्हीं को वोटर आईडी बनाने का काम दे दें तो देखिए बढ़िया काम होगा, उनको पकड़ में भी आ जाएगा। उनको डाउट होगा तो वहां पार्षद से बात कर लेंगे, प्रधान से बात कर लेंगे, 2-4 लोगों से और बात कर लेंगे। अगर मान लो उनको लगता है डाउट होगा और पॉलिटिकल पार्टियों का मामला है तो ठीक है, एक टीएमसी वाले से पूछ लेंगे, बीजेपी वालों से पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा रोकना है तो कठोर कानून के साथ साथ हमें पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसमें पार्षद और प्रधान की अंडरटेकिंग मैंडेटरी करना पड़ेगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि वास्तव में सही लोग पार्षद प्रधान बने, अच्छे लोग विधायक और सांसद बने, इस कानून को बदलना चाहिए। और जो नया भारतीय चुनाव संहिता बनाना चाहिए उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट भी रखना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखना चाहिए। अरे भैया, क्लर्क बनने के लिए आजकल स्टेट लेवल पे टेस्ट होता है और नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, और हम सांसद विधायक बनने के लिए एक टेस्ट नहीं रख रहे। अल्टीमेटली सांसद विधायक का काम क्या है? संविधान को पढ़ना और संविधान के हिसाब से कानून बनाना। अनपढ़ अनाड़ी गंवार आदमी कैसे संविधान को पढ़ेगा और फिर कैसे कानून बनाएगा? और पार्षद प्रधान का भी काम कोई छोटा नहीं होता है। संविधान में जो पार्षद प्रधान का काम है ना, उसको जब आर्टिकल 243 में देखिए क्या जबरदस्त काम दिया हुआ है। अगर अनपढ़ अनाड़ी गंवार लोग पार्षद प्रधान बन जाएंगे तो संविधान के अनुसार ठीक से पंचायत का जो काम करना वो करेंगे कैसे? उनको पता ही नहीं रहेगा क्या काम करना है, कितना बजट है, कितना है। फिर तो ठेकेदार उनको बेवकूफ़ बनाता रहेगा और बेवकूफ़ बनते रहेंगे। फिर तो कल मतलब खुला खेल फरुखाबादी चलता रहेगा। अगर इस भारत की चुनाव व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट करना चाहिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, एमएलए एमपी के लिए ऑल इंडिया लेवल पे कर देना चाहिए, पार्षद प्रधान बनने के लिए अपना स्टेट लेवल पे कर देना चाहिए। जो लोग जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, उनको पार्षद प्रधान विधायक सांसद का चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। और जो लोग सजा याफ्ता हैं उनके तो चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। जो व्यक्ति सजा याफ्ता है न वो कभी पार्षद बन पाए, न प्रधान बन पाए, न विधायक बन पाए, न सांसद बन पाए,
न पार्टी बना पाए, न पार्टी पदाधिकारी बन पाए। ये व्यवस्था करना ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान जो कानून है इसमें ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। इसलिए गुंडे, बदमाश, मवाली टिकट खरीद खरीद के पार्षद बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं। जो पार्टी जीतने वाली होती है, जिताऊ पार्टी होती है, वहाँ पे 20-25 करोड़ रुपए देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। जनता चूंकि जो पार्टी का सिंबल है उसको देख के वोट करती है, ये नहीं देखती कि सामने वो गुंडा है कि बदमाश है कि मवाली है कि माफिया है। तो पार्टी के आधार पर वोट करती है, तो पार्टी के आधार पर वोट करती है तो ये माफिया जीत जाते हैं। तो इसका भी हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को 100% कैशलेस करना पड़ेगा। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी 1 रुपये भी कैश में ले पाए, ना 1 रुपये कैश में खर्च कर पाए। जब गोलगप्पे वाले अगर ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, जूता बनाने वाले ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, पान बेचने वाले ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, चाय बेचने वाले ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टियों को कैश में डोनेशन लेने और कैश में खर्च करने की परमिशन क्यों है? हमें इलेक्शन रिफॉर्म सबसे पहले करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में भी लाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां अल्टीमेटली पूरा देश की सरकार कौन चला रहा है? पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है राष्ट्रपति कौन होगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है गवर्नर कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, सब कुछ करती है। फिर पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आनी चाहिए? भाई वो भी एक तरीके से पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है। उसको मुफ्त में ज़मीन मिलती है पार्टी ऑफिस बनाने के लिए, उसको डीडी उस पर दूरदर्शन पे बाकायदा अपना प्रचार करने का मौका मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, टैक्स में छूट मिलती है। फिर पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। लेकिन वर्तमान कानून में वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। फ्रीबीज को हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए लोग आसमान से तारे तोड़ के लाने का भी वादा कर रहे हैं। कोई कह रहा हम हर साल 1-1 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा हम इतना पैसा देंगे, कोई कह रहा हम तुझे चांदी का मंगलसूत्र दे देंगे, कोई कह रहा हम सोने का मंगलसूत्र दे देंगे। मतलब मुफ्तखोरी का कंपटीशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ना स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बनाया, ना हमने फ्रीबीज को जो करेक्ट प्रैक्टिस है उसमें फ्रीबीज को ठीक से डिफाइन किया है, ना हमने सांसदों विधायकों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया, ना हमने पार्षद प्रधान की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया। भाई एक टीचर होता है बेचारा, चाहे वो प्राइमरी का टीचर, उसकी भी फिक्स है कि उसको पर डे 4 पीरियड पढ़ाना है, 5 पीरियड पढ़ाना है। हफ्ते में कितने पीरियड पढ़ाना है टीचर का फिक्स है। महीने में कितने पीरियड पढ़ाना है फिक्स है। लेकिन हमने सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान का क्या काम करना है और उसका कोई मिनिमम है, हमने कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया नहीं है। इसी तरीके से इवन जो आदमी इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है, लॉ करता है, कोई भी कोर्स करता है, उसमें 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर कोई बीएड कर रहा है या बीएससी कर रहा है या आपका इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, अगर उसकी 75% से अटेंडेंस कम हो जाए तो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। और हमारे देश में 10% अटेंडेंस पे भी लोग सांसद बने हुए हैं, 10% अटेंडेंस पे भी लोग विधायक बने हुए हैं, 10% अटेंडेंस पे भी मंत्री बने हुए हैं। ना हमने कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया, ना हमने मिनिमम अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया तय किया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, संसद चलती रहती है लेकिन वो संसद में नहीं रहते, वो सुप्रीम कोर्ट में पैसा कमा रहे होते हैं। और ऐसे एक नहीं, दसियों हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पार्लियामेंट चलती रहती है, वो पार्लियामेंट नहीं जाते, वो संसद यहाँ बाकायदा 20-20, 25-25 लाख रुपए के केस का लेकर सुनवाई करते रहते। और मैंने तुमको ये भी देखा है कि वो संसद के बनाए गए कानूनों को भी चैलेंज करते रहते। वो खुद ही सांसद हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लिया है और संसद के बनाए गए कानून को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते रहते। मैं कई सारे ऐसे सांसदों को मैं जानता हूं जो पीएफआई जैसे संगठनों का केस लड़ते हैं, अलगाववादियों का केस लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, और वो अलगाववादियों के वकील बन के बैठे हुए, माओवादियों के वकील बन के बैठे हैं, नक्सलियों की वकालत करते हैं, आतंकवादियों की वकालत करते हैं, जिहादियों की वकालत करते हैं, पत्थरबाजों की वकालत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये तय किया ही नहीं कि सांसद विधायक जब तक अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा, दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं इस कानून को बदलने की जरूरत है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तब तक न फर्जी वोटिंग बंद होगी, न फर्जीवाड़ा बंद होगा, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनने बंद होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तब तक अच्छे लोग न पार्षद बन पाएंगे, न प्रधान बन पाएंगे, न विधायक बन पाएंगे, न सांसद बन पाएंगे। और जब तक ये गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, माफिया टिकट खरीद खरीद के सांसद विधायक बनेंगे, पार्षद प्रधान बनेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। देश का भला तभी होगा जब अच्छे लोग संसद विधानसभा में जाएंगे और अच्छा कानून बनाएंगे,
तब देश का भला होगा। नहीं तो ऐसे गुंडे बदमाश जाएंगे वहाँ, केवल 5 करोड़ लगाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ लगाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे, कुल मिला के उनका वोट से नोट, नोट से वोट, वोट से वोट, सत्ता से पैसा, पैसा सत्ता, ये खेल उनका चलता रहेगा। उसको रोकने के लिए ज़रूरी है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदला जाए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू किया जाए।